अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए फसल अवशेषों के प्रबंधन पर जानकारी। दुधारू पशुओं में होने वाली घातक बीमारियों के लक्षण और उसका निदान। नए फल बागों में सब्जी वाली फसलों की खेती करके कमा सकते हैं शुरुआती वर्षों में अच्छी आय। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आप खेतों में जो फसल अवशेष जलाते हैं उससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, मिट्टी की सेहत भी खराब होती है। अगर हम चाहें तो इन फसल अवशेषों का कुशल तरीके से प्रबंधन करके हानि की जगह लाभ में बदल सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये होगा कैसे, तो इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर विनय मिश्रा। भाइयों, आज हमारे खेत में कार्बन की मात्रा दिन प्रतिदिन कम हो रही है, जबकि वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है। खेतों में कार्बन की मात्रा कम होने से हमारे फसलों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि कार्बन की मात्रा वातावरण में बढ़ जाने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्बन की मात्रा हमारे खेतों में कम होने के पीछे कारण यह है कि पहले किसान जैविक खाद, गोबर की खाद अपने खेतों में डाला करते थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पशु होते थे। जो भी फसल से अवशेष मिलता था, धान का पुआल हो, गेहूं का भूसा हो, या जो कुछ भी फसल का अवशेष होता था, उसको अपने पशुओं को खिलाता था। अब समुचित मात्रा में उसे गोबर की खाद मिलती थी और उस गोबर का खाद अपने खेतों में प्रयोग करता था, जिससे कि खेतों में जैविक पदार्थ की मात्रा बनी रहती थी। उसकी मात्रा अच्छी होने से जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता पर सीधे प्रभाव पड़ता था। आज के दिनों में जब हम लोगों ने देखा है, विश्लेषण करके देखा है, आज से 30-40 साल पहले जैविक पदार्थ की मात्रा हमारे मृदा में 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हुआ करती थी, जो आज घट करके 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, जो बहुत ही कम है। और कुछ क्षेत्रों में तो इसकी मात्रा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम से भी कम पाई जा रही है। यही कारण है कि हमारे खेत में आज के दिन प्रतिदिन रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ती जा रही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। एक विश्लेषण के आधार पर देखा गया कि सन 70 में यदि 1 किलोग्राम रासायनिक खाद की मात्रा अगर आप डालते थे तो उससे करीब 13-14 किलोग्राम अन्न का उत्पादन होता था, जो 2010-2015 तक आते आते 1 किलो रासायनिक खाद का प्रयोग करने के बाद आपको सिर्फ 3 से 4 किलोग्राम अन्न का उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार 4 गुना हमारा उत्पादन कम हो रहा है
और उसको उत्पादन को बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक रासायनिक खादों और पानी का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि किसान अपने धान के पुआल या गेहूं का जो भी डंठल है, जो भूसा है, उसका समुचित प्रबंधन न करके प्रायः इसको खेत में जला देते हैं। अधिकतर किसानों के बीच एक भ्रम रहता है कि फसल अवशेषों को जलाने से खेत के कीट और रोग नष्ट हो जाते हैं और अगली फसल में किसी कीट और रोग का प्रकोप नहीं होता है, जबकि इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है और फसल के लिए लाभदायक कीट भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही और कौन कौन से नुकसान हैं, आइए जानते हैं। यदि आप इसको खेत में जलाएंगे तो हमारे खेत में जो कार्बन जो पहले से मौजूद है वो भी जलता है, साथ साथ जो फसल अवशेष है वो भी जल करके हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होती। हम आज की इस वार्ता से आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि इस फसल अवशेष को कम से कम धान और गेहूं के फसल अवशेष का अगर 1/3 मात्रा भी अगर हम अपने खेतों में प्रयोग कर लें तो हम रासायनिक खादों का 3 से 4 साल के बाद हम कम से कम आधी रासायनिक खादों की मात्रा का प्रयोग हम बचा सकते हैं। साथ साथ हम जो एक गेहूं की सिंचाई के लिए यदि 4 से 5 सिंचाई देनी पड़ती है और यदि हम फसल अवशेष की मात्रा को अगर हम देते हैं तो हमें कम से कम एक सिंचाई की बचत गेहूं में होती है और एक सिंचाई के बचत होने से 3 से 4 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर आपका बचेगा और साथ साथ उत्पादन भी अच्छा होगा। इसका प्रयोग करने के लिए जैसे धान का अवशेष है, धान कटने के बाद आजकल कंबाइनर से धान की कटाई होती है और ऊपर के खेतों में धान को कटने के बाद यदि आप उसको जला देते हैं, क्योंकि धान और गेहूं के बोने के बीच में समय बहुत कम होता है 20 से 25 दिन में, तो उसको अगर आप जला देते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक है। क्यों ना इस फसल अवशेष को हम मिट्टी में मिलाएं। आजकल जो मशीनीकरण का युग है और बहुत अच्छे ऐसे मशीन आए हैं जैसे हैप्पी सीड ड्रिल है, यदि आप उसका प्रयोग करके अगर आप देखें, एक सामूहिक रूप से अगर इस गांव में एक खरीद करके अगर उसका प्रयोग किया जाए तो यह जो भी धान का फसल अवशेष है उसको जो है वो छोटे टुकड़ों में काट करके खेतों में मिला देता है और मिलाने के बाद लाइन से सीड ड्रिल के द्वारा गेहूं की बुआई हो जाती है। आप सरसों की बुआई कर सकते हैं, जिस भी चना की बुआई कर सकते हैं, दलहनी फसल की जो भी है मटर की बुआई कर सकते हैं और उसमें आप देखेंगे यह धान का जो अवशेष है वह 1 साल के बाद धीरे धीरे 1 साल के अंदर वो सड़ जाता है और आपके खेत में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है तथा जो भी उपलब्ध पोषक तत्व हैं वह उनकी मात्रा में भी बढ़ावा होता है, जिसके माध्यम से आप जो है रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर सकते हैं। प्रायः गेहूं की फसल भी कंबाइनर के द्वारा ही काटी जाती है और आप देखते हैं कि बहुतायत तौर पर किसान सामूहिक रूप से गेहूं के फसल अवशेष को जलाते हैं। यह बार बार समाचार पत्रों, तमाम चैनलों, टीवी के चैनल द्वारा भी बताया जाता है कि ऐसा न किया जाए, लेकिन ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है। हमारा किसानों से अनुरोध है कि आप उसे न जलाएं। आप उसको जोत करके, जुताई करके आप उस अपने खेत में मिला दें। मिलाने के बाद अप्रैल से मई के महीने में इसको मिला दें और यदि आप जुलाई के महीने में अगर आप धान की खेती करते हैं तो इस बीच में आप पाएंगे कि पूरी की पूरी जो उसमें फसल अवशेष है वो सड़ करके खाद हो गई है और सड़ करके खाद होने के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए आपकी फसल की गुणवत्ता कैसे बढ़ रही है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें बार बार रासायनिक खादों पर निर्भर होना पड़ेगा, अधिक से अधिक रासायनिक खादों को डालना पड़ेगा। और अभी तक किसान केवल NPK का प्रयोग करता था, आज आप देख रहे हैं वो जिंक डाल रहा है, बोरान डाल रहा है, मैग्नीज डाल रहा है, आयरन लोहा की मात्रा डाल रहा है। आखिर किन किन तत्वों को डालेगा और कितनी मात्रा में डालेगा, और यदि इसका संतुलित रूप से प्रयोग नहीं किया गया तो निश्चित तौर से
वह जो अन्न उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता खराब होगी और हमारा स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होगा। तो आइए हम सब मिल कर के आज इसका व्रत लें और इस बात को समझें कि जो हमारा फसल अवशेष है हम उसका अपने खेतों में प्रयोग करें और इनके प्रयोग के माध्यम से हम अपने भूमि को उपजाऊ बनावें और उपजाऊ बना करके कम से कम रासायनिक मात्रा में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली फसल का उत्पादन करके अपना भरण पोषण करें और जो इस खेती पर और लोग निर्भर हैं उनका भरण पोषण करें और हम सभी लोग स्वस्थ रहें। आज यही संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ। आशा है आप इसको अपनाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई डेयरी व्यवसाय को अपनाकर काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इनके दुधारू पशुओं में कभी कभी कुछ घातक बीमारियां देखने में आती हैं। अगर हमारे किसान भाई समय पर इलाज नहीं करवाते हैं तो पशु कमजोर होकर मर जाते हैं। तो कैसे बचाएं इन घातक बीमारियों से अपने दुधारू पशुओं को, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर जेएल सिंह। जैसे आजकल एक एफएमडी संक्रामक रोग है, एफएमडी इस समय बहुत फैला हुआ है। एफएमडी के कई सीरोटाइप्स हैं, यहाँ तक कि वैक्सीनेशन के टीकाकरण के बावजूद भी एफएमडी फैली हुई है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और एफएमडी में जैसा कि जाना जाता है कि मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, 1 से 2%, लेकिन इस समय जो एफएमडी होती है वो मैलिग्नेंट फॉर्म ऑफ एफएमडी हो रही है और उसमें मोर्टेलिटी 20 से 25% तक है, जो है एक इकोनॉमिक लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है। जो प्रमुख रूप से जो है बछड़े बछड़ी हैं उनमें जो है मोर्टेलिटी वैसे भी ज़्यादा होती है, सेप्टिसेमिक फॉर्म ऑफ एफएमडी होता है, लेकिन ये मैलिग्नेंट फॉर्म ऑफ एफएमडी है, इसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है। ये रोग अन्य रोगों की तुलना में सबसे अधिक आती है, इसलिए अधिक नुकसान से बचने के लिए शुरुआत में ही उचित उपचार जरूरी है। इस बीमारी में शुरुआती लक्षणों की बात की जाए तो सबसे पहले पशु सुस्त दिखाई देगा और आहार पहले की तुलना में कम लेगा। उसके बाद चलने में कठिनाई आएगी और वह लंगड़ा कर चलेगा। साथ ही मुंह से थोड़ा थोड़ा झाग आने लगता है। जैसे कि इसका नाम खुरपका मुंह पका है, तो इसके जो विकार होते हैं मुंह गुहा में और खुरों में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बुखार होता है, जानवर चारा पानी छोड़ देता है, लार्व ज़्यादा निकलता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसके लिए रिहाइड्रेशन थेरेपी और ज़्यादातर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रेफर करना चाहिए, जिसमें कि जो बैलेंस कंसंट्रेट राशन है उसको थोड़ा सा सेमी कुक करके और उसमें साल्ट डाल करके और कुछ सोडा वगैरह डाल करके थोड़ा सा देना चाहिए, ताकि जानवर को जो डिहाइड्रेशन हो रहा है वो ना हो। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट सकुलेंट फीड है जो कि हार्ड नहीं है, जो कि मुंह में छाले होते हैं, और वो चीज़ देने से पहले मुंह गुहा की धुलाई ज़रूरी है। मुंह गुहा की धुलाई के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा कहते हैं, 1:10,000 का घोल बना करके, जिसका कि कलर हल्का सा पिंक होता है, उससे करना चाहिए। और जहाँ छाले ज़्यादा हों वहाँ बोरोग्लिसरीन का 2% घोल बना करके उसको लगाना चाहिए, ताकि छाले में जो है हीलिंग बहुत जल्दी से उत्पन्न किया जा सके, हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जानवर की ज्वर नाशक दवा, एंटीस्टेमिनिक दवा और साथ साथ एंटीबायोटिक, क्योंकि जो खुरपका मुहपका की बीमारी है उसमें जानवर के जो फेफड़े में कुछ फ्लूइड्स का, तरल पदार्थ का एक्यूडेशन होता है और उससे जानवर को निमोनिया हो जाता है। तो इसलिए ऐसे जानवर को बचाने के लिए, और ज़्यादातर जानवरों की मृत्यु इसी कारण होती है। पशुओं के बीमारियों के रोकथाम के लिए, प्रमुख रूप से संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए पशुओं का समय समय पर टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग अगर अपने स्थानीय पशु चिकित्सालय पे पशु चिकित्सक से मिलते होंगे पशुओं के टीकाकरण के लिए, तो हर एक जो है पशुओं के टीकाकरण की एक जो है समयबद्ध सारणी होती है, जिसको कि वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। तो कौन सा टीका किस उम्र पे लगना है इसका बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। जैसे एफएमडी का टीका है
तो वो FMD का टीका अगर उस बच्चे की माँ को नहीं लगा है तो उसको 1 महीने पर लगा सकते हैं, अन्यथा 3 से 4 महीने पर प्राइमरी वैक्सीनेशन करते हैं। फिर हर प्रत्येक 6 महीने बाद उसका बूस्टर डोजिंग करते हैं। इसके अलावा HSA जिसको हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, उसका टीकाकरण भी 3 महीने से 4 महीने की अवस्था पर करना चाहिए। फिर उसका टीकाकरण का दोहराव हर 9 महीने पर ज़रूरी है। इसी तरह से ब्लैक क्वार्टर का है, BQ का टीकाकरण है, उसका टीकाकरण भी 4 से 6 महीने पर करना चाहिए और फिर उसको 9 महीने से 1 साल पर दोहराना जाना चाहिए। इसके अलावा और ढेर सारी बीमारियां हैं जिनका टीकाकरण कर सकते हैं, जैसे कि म्यूकोसल डिजीज कम्प्लेक्स है, बोवाइन वायरल डायरिया है, इसके अलावा IVR एक बीमारी है, ब्रुसलोसिस एक बीमारी है जिसका भी टीकाकरण किया जा सकता है। ब्रुसलोसिस के लिए प्रमुख रूप से मादा पशुओं में टीकाकरण करते हैं, मेल में नहीं करते हैं। मेल के लिए दूसरा वैक्सीन आता है, वो स्ट्रेन 45.20। तो ये सब जो है टीकाकरण का एक समयबद्ध सारणी है और उसको अपनाया जाना जरूरी है। दूसरा ये है कि ये सब ज़्यादातर रोग संक्रामक हैं और ये छुआछूत से फैलते हैं, इसलिए जो भी अगर संक्रमित पशु हैं उनको अलग से इनका खान पान, दवा और ये सब प्रबंधन करना चाहिए। और उनको अटेंड करने के बाद जब तक प्रॉपर रूप से आप अपनी साफ़ सफाई अब ना करें, एंटीसेप्टिक हैंड वाशिंग, ये वो कपड़े वगैरह ये सब बदल के, और दूसरा एंटीसेप्टिक बाथ वगैरह ये लेकर के, मेडिकेटेड वाटर बाथ लेकर के तभी जो है दूसरे पशु को हैंडल करना चाहिए, अन्यथा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये बीमारियां ज़्यादातर बीमार पशु से स्वस्थ पशु में फैल जाती हैं। उसके लिए उनके जो प्रबंधक हैं, जो खान मालिक हैं, जो अटेंडेंट हैं, वो बीमारी को ब्रिज करने का बहुत बड़ा फैक्टर का काम करते हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखना जरूरी है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसानों का रुझान फलों की बागवानी की तरफ बढ़ने लगा है, परंतु इन फल बागों के लगने पर किसानों के सामने प्रमुख समस्या आती है कि इन बागों से 3 से 4 साल बाद ही फलत और आय मिलती है। लेकिन अगर किसान इन बागों में शुरू के वर्षों में कुछ सब्जी वाली फसलों की खेती कर लेते हैं तो उन्हें एक अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए अगर आप नए बाग लगा चुके हैं तो आप इन बागों में कौन कौन से सब्जी वाली फसलों की खेती करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक कृषि विशेषज्ञ अर्जुन कश्यप। आज हमारे बीच चर्चा का विषय है अंतरसस्यन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अंतरसस्यन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि फल उद्यान जब लगाए जाते हैं तो शुरुआती जो 1 से 2 वर्ष रहते हैं उस समय हम जो है फल उत्पादन नहीं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई को एक आय का साधन नहीं होता है। और दूसरी बात एक और कि 2 वर्ष के बाद यदि हम फल लेना चालू भी करते हैं 2 से लेकर तीसरे वर्ष तक उससे इतना अधिक उत्पादन नहीं होता है जिससे कि किसान भाई को बहुत अधिक आवक हो सके। तब ऐसी स्थिति में जो फल उद्यान होते हैं जैसे कि अमरूद है, नींबू है, संतरा है, अनार है, इनके बीच जो खाली जगह पड़ी होती है उस खाली पड़ी जगह का हम उपयोग कर सकते हैं। उसमें अन्य क्रॉपों को हम लगा सकते हैं, अन्य फसलों को हम लगा सकते हैं जो कि किसान भाई के एक आय का बहुत अच्छा साधन हो सकती है। किसान भाइयों, यदि आपने अपने खेतों में नए फलदार पौधे लगाए हैं तो उन पौधों के बीच में जो खाली जमीन रहती है उसमें आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं तथा इन फसलों का चुनाव करते समय किस तरह की सावधानियां रखनी हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन फसलों का चुनाव किया जाए जिससे कि हमें अतिरिक्त आय प्राप्त हो। तो फसलों के रूप में हम लोग सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों के रूप में भिंडी, बैगन, मिर्च, टमाटर, साथ ही साथ कुछ मसाले वाली फसलें जैसे कि अदरक तो आप लोग जो ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें हल्दी भी लगा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं दलहन वर्ग की फसलों की एवं तिलहन वर्ग की फसलों की, तो दलहन एवं तिलहन वर्ग की फसलों में हम लोग सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम चाहें तो रबी के मौसम में गेहूं का उत्पादन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन सावधानियों को रखा जाए
इंटरक्रॉपिंग करते समय या अंतर सस्यन करते समय, तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो फसल आप अंतर सस्यन के रूप में ले रहे हैं वह फसल मुख्य फसल जो हमारी बगीचे में खड़ी है उसके साथ किसी प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए। चाहे वह प्रतियोगिता जगह को लेकर हो, उर्वरक को लेकर हो, प्रकाश को लेकर हो, हवा को लेकर हो या अन्य किसी प्रकार की सिंचाई को लेकर हो। ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कि किसी प्रकार की प्रतियोगिता ना करें। दूसरी बात, ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कि किसी प्रकार के रोग एवं कीटग्राहिता को न दर्शाती हो। अगर सहायक फसल में रोग एवं कीट लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्य फसल में भी लगेंगे और हमारी मुख्य फसल को खराब करेंगे। दूसरी बात, ऐसी फसलों का चुनाव बिल्कुल ना करें जो कि मृदा उर्वरता को थोड़ा सा कम करती हैं या ख़त्म करती हैं। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे मक्का, ज्वार, बाजरा। इन फसलों को हम एग्जॉस्टिव क्रॉप वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। मतलब ये फसलें मृदा उर्वरता को एकाएक कम कर देती हैं जिससे कि मुख्य फसल के उत्पादन पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ों का भी मतलब विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत अधिक सिंचाई चाहने वाली या बहुत अधिक स्पेस या जगह चाहने वाली फसलों का आप चुनाव न करें, या जो फसलें हाइट में बहुत अधिक ऊंची चली जाती हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का आदि का चुनाव न करें। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप इस जो है इंटरक्रॉपिंग के लिए आप जो है सर्द ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, तीनों ऋतुओं में आप किसी प्रकार की फसल लगा सकते हैं। फसल की जो है वो ड्यूरेशन, जिसे अपन अवधि कहते हैं, वो अवधि बहुत कम होना चाहिए, जल्दी पककर जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। अभी आपने बागों के अंदर लगाई जाने वाली फसलों के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं कि इन फसलों को फलदार पौधों के बीच में किस तरह से लगाना है तथा खड़ी फसलों में सिंचाई और अन्य प्रबंधनों को कैसे करना है। फसलों की बुआई के तरीके कई प्रकार के हो सकते हैं किसान भाइयों। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप फसलों को कूड़ में भी लगा सकते हैं, जैसे कि आलू को आप चाहें तो कूड़ में लगा सकते हैं और मिर्च को आप कूड़ में लगा सकते हैं, बैगन को आप कूड़ में लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इन फसलों को एक चौड़ी क्यारी बनाकर भी आप जो है वो दो मुख्य फसल के कतारों के बीच में लगा सकते हैं, जिसकी सिंचाई करना बहुत आसान है। अब किसान भाइयों हम देखेंगे कि जो इंटरक्रॉपिंग जो की जाती है, तो शुरुआती अवस्था में यदि किसान भाई उसको करते हैं तो हम देखेंगे कि उस फसलों को मुख्य पौधे से 1 मीटर की दूरी पर दोनों कतारों के बीच में आप अच्छे से लगाएं। यदि आप उसमें हल्की जुताई करके पौधों को लगाते हैं तो उससे जो होता है कि जो जड़ें होती हैं पौधों की, उनकी हल्की कटाई छटाई हो जाती है, जिससे जो भोजन पौधों का जड़ों की ओर जाता है वो भोजन जड़ों की ओर न जाते हुए ऊपर की ओर, शाखा की ओर डाइवर्स होता है, जिससे कि पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छा विकास होता है, जिससे आपको अधिक उत्पादन मिलता है। दूसरी बात एक और हम सावधानी रखेंगे कि जब भी हम इंटरक्रॉपिंग लगाएंगे या अंतर सस्यन का उपयोग करेंगे तो अंतर सस्यन के दौरान जो फसल आपने लगाई है उस फसल को आप अतिरिक्त रूप से जो उसकी रिकमेंडेशन जो की गई है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं अन्य उर्वरकों की, वो उसको अतिरिक्त रूप से आप दें, न कि मुख्य फसल के साथ आप उसको जोड़ें। दूसरी बात, उसकी जो सिंचाई की अनुशंसा की गई है वे भी आप उसमें दें। यदि ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल इंटरक्रॉपिंग के रूप में किया जाए सब्जी वाली फसलों में तो इससे आपको जो है अधिक से अधिक उत्पादन तो मिलेगा, साथ ही साथ 90% पानी का सदुपयोग भी होगा। और जो आपकी फ्लड विधि जो होती है, जिसे हम कहते हैं बाढ़ विधि, क्यारी विधियां जो होती हैं, इन विधियों की अपेक्षा 50 से लेकर 60% तक आप जो है पानी की बचत कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि इससे हमें कुछ लाभ होते हैं। लाभ जैसे कि हम बात करते हैं कि किसान को प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आय तो प्राप्त होती ही होती है, साथ ही साथ फसल प्रबंधन में भी बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इंटरक्रॉपिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम इंटरक्रॉपिंग लेते हैं तो इंटरक्रॉपिंग जो है अपने जो फील्ड है या जो क्षेत्र है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है, साथ ही साथ जो मृदा हास्र होता है, चाहे वो हवा के द्वारा हो या सिंचाई के मतलब पानी के द्वारा हो, उसको भी रोकती है। दूसरी बात, प्रति इकाई क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मर्दह गाजीपुर के जनार्दन कुशवाहा ने। आपने टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों के निदान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। टमाटर में किसान भाइयों अभी पत्ती मुड़ने की शिकायत भी आने लगी है और जो फफूंद रोग है जैसे लेट ब्लाइट है या अर्ली ब्लाइट का भी प्रकोप चालू हो गया है। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के कारण
हमारे किसान भाइयों की टमाटर की फसल में पर्णकुंचन तथा कुछ फफूंदी जनित रोग जैसे अगेती झुलसा तथा पछेती झुलसा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है। लेकिन कुछ किसान भाइयों को इन रोगों की ठीक तरह से पहचान न होने के कारण वो समय से इन रोगों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो फसल कमजोर हो जाती है, जिससे आगे चलकर किसान भाइयों को कम उपज के साथ साथ काफी हानि का सामना भी करना पड़ता है। तो कैसे करें इन रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इस वक्त हमें ध्यान रखना है कि M45 जो एक फफूंदनाशक दवाई है, इसको हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। और जब पत्ते मुड़ने लगे या पत्ते धोने जैसे हो जाएं तो उस वक्त हमें डाइफेंथुरान जो है उसका हमें 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। और ये छिड़काव हमें 15 दिन के अंतराल पर वापस इसको दोहराना है। जो ग्रसित पौधा है किसान भाइयों, जैसे ही पौधे पे पत्तियां मुड़ने लगे उस ग्रसित पौधे को उखाड़ कर हमें इसको नष्ट कर देना है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल में आवश्यक प्रबंधन, टमाटर और आंवले से उत्पादन तैयार करके ले सकते हैं अधिक आय। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।